Hello everyone, I hope you are doing well. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। अब तक हम ये सीख चुके हैं कि रिस्क असेस कैसे किया जाता है और उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। अब ये चैप्टर बताएगा कि जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हमने लगाई थी प्रीवियस चैप्टर्स में सीखी थी कैसे कौन कौन सी होती है और कैसे इंप्लीमेंट होती है। अब उसको मॉनिटर करना है, क्या वो एक्चुअल में मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्या वो एक्चुअल में अप्लाइड है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आजकल के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फॉर्मेशन डिले हो जाता है या इन्फॉर्मेशन गलत आती है तो उसके बेस पर बिजनेस डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं। और आजकल इन्फॉर्मेशन जो सेव्ड होती है ऑटोमेटेड होती है। तो ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन होती है तो उस वजह से काफी ज्यादा रिस्क रहता है सिस्टम के हैक होने का या फिर साइबर अटैक होने का। तो इन्फॉर्मेशन जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल कस्टमर का डाटा या फिर सप्लायर्स के रिलेटेड क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, वो लीक हो सकती है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन इज सेड टू बी करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी। इन्फॉर्मेशन एक करेंसी है। अगर डिले हो जाए तो बिजनेस डिसीजन में काफी इंपैक्ट पड़ जाता है। तो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। प्ले सेंट्रल रोल इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ऑटोमेशन। Hence, the above situation clearly demonstrates the heavy dependence on IT system, and IT can fail due to multiple factors. Hence, organization should have appropriate disaster recovery plan और contingency plans. अब हम पढ़ेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल होती है और ऑनलाइन स्टोर होती है, ऑटोमेटेड होती है, तो हैकर्स से बचने का भी बहुत बड़ा रिस्क है। हैकर्स से बचना भी, हैकर्स का भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, तो उससे बचने के लिए भी प्लान्स होने चाहिए। तो दो प्लान्स हैं, डिजास्टर रिकवरी प्लान और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या होता है? डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है कि मान लो कि किसी ने साइबर अटैक कर दिया या फिर कोई ट्रोजन रैंसमवेयर अलग अलग टाइप के आईटी अटैक्स कर दिए। तो उससे कैसे बचा जाए, उससे उसको रोका कैसे जाए और उसको रोक के असेस कैसे किया जाए कि क्या हुआ था, उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, लास्ट में उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो ये सब बताता है डिजास्टर रिकवरी प्लान्स। डिजास्टर इज अ फिजिकल इवेंट दैट इंटरप्ट द बिजनेस प्रोसेस। इट कैन बी हैकिंग और साइबर अटैक, रैंसमवेयर, कोई भी टेक अटैक हो सकता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डीआरपी, डिजास्टर रिकवरी प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है? डॉक्यूमेंट द सेट ऑफ प्रोसीजर व्हिच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या चीजें यूज करें ताकि बिजनेस का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड रहे। These plans are targeted to recover the resources that have been affected by the disaster. These are the first plan that are executed at time of disaster. सबसे पहले डीआरपी एग्जीक्यूट किया जाता है। ये काम क्या काम करते हैं? सबसे पहले प्रिवेंट करते हैं। अगर कोई अटैक होता है उसको रोकने में हेल्प करेंगे। डिटेक्टिंग डिटेक्टिव मेजर्स। अब अगर लेट्स से अटैक हो चुका है तो अटैक कहाँ कहाँ पे हो उसको डिटेक्ट करना और लास्ट में उसको करेक्ट करना। तो ये काम होता है डिजास्टर रिकवरी प्लान्स का। नेक्स्ट है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान डिजास्टर रिकवरी प्लान के साथ ही काम करते हैं। ये मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई डिजास्टर हो भी जाता बिजनेस ना रुके। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस पूरा ही ऑनलाइन है, जैसे उबर है या फिर जोमेटो है जो कि कंप्लीट ऑनलाइन है, अगर वहां पे कोई अटैक हो जाए तो पूरा बिजनेस रुक जाएगा। तो वहाँ दो प्लान काम करते हैं, तो डिजास्टर रिकवरी प्लान जो कि हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने में कि क्या हुआ है, उसको रोकते हैं, उसके बाद डिटेक्ट करते हैं हुआ क्या, उसके बाद करेक्ट करते हैं उसको। वो तो हो गए डीआरपी। अब बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान वो मेक श्योर करते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू रहे, बिजनेस इम्पैक्ट ना हो। That contains steps that would be taken by the entity to resume its business function during the period of disruption. These plans executed in parallel with DRPs, disaster recovery plan. Testing the disaster recovery plan. Disaster recovery coordinator is responsible for testing the disaster recovery plan at least annually to ensure the viability of the plan. हम डिजास्टर रिकवरी प्लान तो लगा देते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को हैकिंग से बचाने के लिए फायरवॉल और अदर हैकिंग जो एंटीवायरसेस होते हैं वो लगा देते हैं ताकि सॉफ्टवेयर या फिर आईटी सिस्टम बचा रहे डिजास्टर से। तो उनको चेक करना है एटलीस्ट एनुअली कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। यही तो रिस्क मॉनिटरिंग है कि हम चेक कर रहे हैं कि हमने जो रिस्क लगा रखे हैं, कंट्रोल लगा रखे हैं, एक्चुअल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्पेशल डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग इज अंडरटेकन व्हेनेवर द चेंजेस इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं टेस्टिंग के? जब टेस्ट कर रहे होते हैं हम डीआरपी, क्या क्या चीजें देखनी होती हैं? कंडीशन ऑफ एक्चुअल बिजनेस रिकवरी टू स्टिमुलेट द कंडीशन ऑफ एक्चुअल बिजनेस रिकवरी सिचुएशन। डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या बिजनेस को अगर कुछ अटैक हो जाता है उससे बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा। डिटरमाइन द टाइम कंज्यूम्ड फिजिबिलिटी ऑफ द रिकवरी प्रोसेस। रिकवरी में कितना टाइम लगेगा, क्या रिकवरी में कितना खर्चा हो जाएगा। और मान लो कि खर्चा हो जा रहा है 2 लाख रुपए का और बेनिफिट हो रहा है सिर्फ 1 लाख का, तो खर्चा करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए, वो चीज एनालाइज करना। आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस फॉर इंप्रूवमेंट। करंट प्रोसेस देखना उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो टेस्टिंग यही पता चलेगा। टेस्टिंग द कंप्लीटनेस ऑफ बिजनेस रिकवरी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड एट ऑफ साइट स्टोरेज लोकेशन। चेक करना कि जो डिजास्टर रिकवरी प्लान है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए है या नहीं।
Train members of disaster recovery team to initially test the plan that will form the structured walkthrough and should occur in 2 months of DRP acceptance. ट्रेनिंग देना डीआरपी टीम को ताकि वो डिजास्टर रिकवरी प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। एज द स्टेट ऑफ रेजिलियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर कोई ऐसा अटैक हो जाता है तो पूरी टीम कैसे मैनेज करेगी खुद को, उसके लिए उनकी रेजिलियंस टेस्ट करना। रेजिलियंस होता है कि अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो वो विदस्टैंड खड़े रहें उस चीज के लिए। प्रोवाइड एश्योरेंस टू द बोर्ड एंड रेगुलेटर दैट डिजास्टर रिकवरी प्लान इज ऑपरेशनल एंड इफेक्टिव। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लान के। और डिजास्टर रिकवरी प्लान होता है कि अगर कोई हैक हो जाता है तो उससे कुछ अटैक हो जाता है, साइबर अटैक हो जाता है, तो उससे कैसे बचा जाए, उसको बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी प्लान। नेक्स्ट है ऑडिटिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिस्क। इसमें तो आप मास्टर हो चुके हो, एससी या इंटर में ऑडिटिंग पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ है, कंट्रोल वाला चैप्टर, इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर, उसके रिलेटेड कुछ चीजें हैं तो मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। एज पर एस 320 कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। जब ऑडिट प्लान किया जाता है सबसे पहले ऑडिटर देखता है कि इनहेरिट रिस्क कितना है। इनहेरिट रिस्क होता है कि मान लो एक बिजनेस है, बिजनेस में कोई कंट्रोल नहीं लगाया हुआ, हम देखते हैं कि बिजनेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हम देखेंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या परचेज प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, सेल प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है, हर एक चीज को चेक करना। कि हम मान के चलते कोई कंट्रोल नहीं है तो इसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल तो लगाया है मैनेजमेंट ने परचेज के लिए, अगर परचेज हो रही है तो प्रॉपर गुड्स रिसीट नोट आ रहा है, ई-वे बिल जनरेट हो रहा है, हर एक प्रोसीजर है, लेकिन क्या वो इम्प्लीमेंट हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा तो वो क्या है, कंट्रोल रिस्क। इसके बाद आता है डिटेक्टिव रिस्क। डिटेक्शन रिस्क होता है कि ऑडिटर ने इनहेरेंट रिस्क भी चेक किया, कंट्रोल रिस्क भी चेक किया, लेकिन कुछ फिर भी कुछ कमियां रह गई, उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। अगर तीनों रिस्क को मल्टीप्लाई कर दें, इनहेरेंट रिस्क भी देखें, उसके बाद कंट्रोल भी देखें, उसके बाद डिटेक्शन भी देखें, तो टोटल होता है ऑडिट रिस्क। अगर ऑडिटर को लगता है कि ये रिस्क ज्यादा है तो ऑडिटर मटेरियलिटी कम रखता है। अगर मटेरियलिटी ज्यादा रखते हैं, मटेरियलिटी का मतलब होता है एक लेवल की ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर ने सोचा कि मैं ना 1 करोड़ से नीचे की ट्रांजेक्शन नहीं देखूंगा, उसके ऊपर की देखूंगा। अगर उसे लगा कि रिस्क ज्यादा है तो वो मटेरियलिटी कम रखेगा, 50 लाख रखेगा, तो उसके ऊपर की ट्रांजेक्शन देखेगा। तो ये होता है concept of materiality is applied in both on planning and performing the audit in evaluating the effect of identified misstatement of the audit. Materiality audit risk are considered throughout the audit. ये चीजें जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सी इंटर। रिस्क असेसमेंट में क्या क्या चीजें देखता है ऑडिटर, बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, कौन कौन से कंप्लायंस लगते हैं कंपनी पे, स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तो नहीं है, बड़ा स्ट्रक्चर तो रिस्क भी ज्यादा हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस क्या आ रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है क्या, कुछ स्पेसिफिक कंसर्न ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट कमेटी टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रिस्क। सबसे पहला इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, ससेसिबिलिटी ऑफ एन असर्शन टू मिसस्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली व्हेन एग्री विद अदर मिसस्टेटमेंट। कोई भी एक बिजनेस है, बिजनेस में कोई रिस्क तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क, जब कोई कंट्रोल नहीं लगाए होते। assuming there is no related controls, inherent risk is assessed both at the financial statement level and assertion level। ट्रांजैक्शन लेवल पे भी देखा जाता है और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी देखा जाता है। These are the business and other risks that arise from entities objective, nature of operation, industry and regulatory environment। जो जनरल रिस्क हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो बेसिक रिस्क थे, जैसे कि सप्लाई चेन रिस्क, नॉलेज रिस्क, ब्रांड रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, जनरल रिस्क जो कि एग्जिस्ट करेंगे करेंगे। क्यों? बिजनेस के इन्वायरमेंट की वजह से, इंडस्ट्री ऐसी है, इस वजह से। ऑडिटर को क्या क्या चीजें ध्यान देनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ऑडिटर चेक करता है कि कोई ऐसा चीजें तो नहीं जहाँ एक्चुअली की वैल्यूएशन हो रखी है, इंडेस की इम्प्लीकेशंस हैं या नहीं है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो सही तरीके से लगाई हुई है नहीं लगाई हुई है, डेप्रिसिएशन के मेथड्स की कैलकुलेशन सही है या नहीं है, तो ये सब चीजें चेक करना। अगर ये कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है तो ये इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। हाई वैल्यू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे एस्टिमेट्स लगा रखे हैं मैनेजमेंट ने। लैक ऑफ सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल, डिक्लाइनिंग ऑफ वोलेटाइल इंडस्ट्री, काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में। गोइंग कंसर्न सही है या नहीं है, कोई कंपनी सीजनल ऑक्यूपेशन कर रही है और सीजनल ऑक्यूपेशन आने वाले टाइम में चलेगा या नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कोई ऐसी डेवलपमेंट आ गई जिससे बिजनेस का, कंपनी का बिजनेस ऑब्सोल्यूट हो सकता है, तो गोइंग कंसर्न पे बात आ सकती है। तो ये सब चीजें चेक करता है ऑडिट, इससे पता चलता है इनहेरेंट रिस्क कितना है एक कंपनी। नेक्स्ट है कंट्रोल रिस्क। अब कंट्रोल रिस्क होता है कि जो कंपनी ने कंट्रोल लगाए हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। Internal control will not prevent, detect or correct a timely misstatement that could material either individual and aggregate with other misstatement। मतलब कंट्रोल जो लगे हुए हैं वो सही तरीके से मिसस्टेटमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं चल रहा कहाँ मिसस्टेटमेंट और उसको सही भी नहीं कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क।
The entity should identify and assess its business and other risk by designing and implementing a system of internal control. Entity को internal control लगाने चाहिए ताकि वो रिस्क कम कर पाए। लेकिन एंटिटी लेवल कंट्रोल्स क्या होते हैं? मेन कंट्रोल्स क्या होते हैं? जो ओवरऑल बिजनेस पे होते हैं, बिजनेस को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स, जो कि होते हैं हर एक बिजनेस एप्लीकेशन के लिए लगे होते हैं। Some control risk will always exist because of inherent limitation of internal control system. The auditor is required to understand entity's internal control and perform procedure to assess the risk of material misstatement. कुछ ना कंट्रोल रिस्क तो होता ही होता है, छोटा मोटा। तो ऑडिटर को असेस करना चाहिए कि कंट्रोल रिस्क कितना है और इनहेरेंट रिस्क कितना है। उसके बेस पे पता चलता है ऑडिट रिस्क कितना होगा। नेक्स्ट है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क है कि ऑडिटर ही नहीं ढूंढ पाया रिस्क कितना है। The auditor will not detect a misstatement that exists in assertion that could be material either individually or in aggregate with other misstatement. तो ऑडिटर को क्या क्या कंसिडर करना चाहिए? सिलेक्टिंग एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। अगर डिटेक्शन रिस्क को कम करना, ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को सोचना चाहिए कि हो सकता है कि मैंने कोई गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा लिया हो, तो गलत ऑडिट प्रोसीजर लगा लिया तो मैं रीचेक कर लेता हूँ, तो उससे डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। मिस अप्लाइंग एन एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर। कोई सिलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रोसीजर गलत सिलेक्ट हो गया, उसके बाद अप्लाई भी गलत हो गया। मिस इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। जो ऑडिट प्रोसीजर लगाया था उससे रिजल्ट कुछ था लेकिन इंटरप्रेट कुछ और हो गया, तो रीचेक कर लो ताकि डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए। तो ऑडिट रिस्क तीनों का टोटल होता है इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। क्योंकि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में दो चीजें आती हैं, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट होता है एंटिसिपेटेड रिस्क दैट अ मटेरियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट। हम मान के चलते हैं ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कि कुछ ना कुछ कमी तो हो ही सकती है। कुछ ना कमी क्यों क्यों हो सकती है? क्योंकि सबसे पहले तो इनहेरेंट रिस्क, बिजनेस एक्टिविटी ऐसी है तो रिस्क तो होगा ही होगा। चलो रिस्क कंपनी ने कम कर भी लिया कंट्रोल, क्या पता कंट्रोल ही गलत हो, तो दोनों को मिला के दोनों को जब मिला लिया, मल्टीप्लाई कर दिया था, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, वो देता है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट रिमेन डिटेक्टेड इवन इफ ऑल ऑडिट प्रोसीजर आर अप्लाइड। अब बारी है रिस्क आइडेंटिफिकेशन की। स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई करता है रिस्क को। अब बारी है कि ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करता है रिस्क। सबसे पहले ऑडिटर देखता है सिग्निफिकेंस ऑफ असेस रिस्क, इंपैक्ट ऑफ इट्स अकरेंस एंड रिवाइज द मटेरियलिटी अकॉर्डिंग। सबसे पहले ऑडिटर चेक करता है कि इंडस्ट्री कैसी है। इंडस्ट्री कैसी है तो इंडस्ट्री में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, इतने सारे रिस्क हो सकते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है, क्या बार बार वो रिस्क होने वाला है, बार बार उसका लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या कम है, क्या उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, उसकी बेस पे ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी डिसाइड करता है। डिटरमाइन द लाइक्लीहुड ऑफ असेस रिस्क टू इम्पैक्ट ऑफ इट्स ऑडिट प्रोसीजर। क्या ये रिस्क हाई है, लो है या मीडियम है? अगर हाई है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस भी ज्यादा है तो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर उस तरीके से डिजाइन करेगा। अगर हाई है तो ऑडिट प्रोसीजर भी ज्यादा होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट द असर्शन दैट आर अफेक्टेड, किस किस असर्शन पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है, क्या इसका इम्पैक्ट अकाउंट बैलेंस पे होने वाला है, क्या इसका इम्पैक्ट बाकी सब असर्शन पे होने वाला है। तो ऑडिटर चेक करता है कि ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इम्पैक्ट है, असर्शन पे क्या इम्पैक्ट है और एंटिटी पे क्या इम्पैक्ट है, ताकि वो मटेरियलिटी डिजाइन करे, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करे अपने। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क ऑन ईच असर्शन। Identify the degree of significant risk that would require separate attention and response by the auditor। कौन सा ऐसा रिस्क है जहां पे ऑडिटर को और ज्यादा ध्यान देना है? कोई पर्टिकुलर इन्वेंट्री है, कोई लिटिगेशन एंड क्लेम वाला टॉपिक है जहां पे ऑडिटर को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी चाहिए होगी, या और स्टैंडर्ड्स लगाने पड़ेंगे और प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। Inquire and document the management response। Consider the nature of internal control system in place and possible effectiveness। क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है? अगर है तो वो इफेक्टिव है या नहीं है? तो ऑडिटर ये सारी चीजें चेक करता है, उसको पता चलता है इससे कि रिस्क कितना है। Ensure controls are routine in nature, continuously काम कर रहे हैं। Designed to prevent, detect and correct errors। प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट भी कर रहे हैं एरर्स को। मैनुअल है या ऑटोमेटेड? मैनुअल है तो रिस्क ज्यादा होगा, ऑटोमेटेड है तो रिस्क थोड़ा कम होगा, सिस्टम सही है तो। कंसिडर एनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिस्क। आज तक कोई ऐसा रिस्क हुआ नहीं लेकिन लास्ट बार कुछ ऐसा रिस्क आया था कि वो दोबारा हो सकता है, नहीं हो सकता। कंसिडर द एक्जिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और इनहेरेंट रिस्क इन द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। कोई ऐसा रिस्क है जो कि इंडस्ट्री वाइज है, ऑलरेडी ऑलवेज एग्जिस्ट करता ही करता है, कोई ऐसा रिस्क चेक करो। तो इन सब चीजों से ऑडिटर को पता चलेगा कि मुझे कितने ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, मटेरियलिटी क्या सेट करनी है, चेकिंग ज्यादा करनी है कम करनी है, क्या ऑडिट प्रोसीजर की और ज्यादा नीड है या नहीं है, डीप डाउन जाना है या नहीं जाना। तो ये सब चीजों का पता चलता है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सी इंटर में। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूस एंड पीरियोडिक रिपोर्टिंग। अब तक हम ये सीख चुके हैं कि रिस्क कैसे असेस करते हैं, कैसे उसको मिटिगेट करते हैं और कैसे उसको मॉनिटर करते हैं। अब बारी है उसको रिपोर्ट करने की। रिस्क रिपोर्टिंग होता है कि हम जो जो बिजनेस सारे के सारे रिस्क फेस कर रहा है
उसको सरकार को रिपोर्ट करना है एनुअल रिपोर्ट्स में या फिर सेबी को रिपोर्ट करना, रेगुलेटर्स को रिपोर्ट करना। इंटरनेशनल अकाउ इ इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कंटीन्यूअसली मॉनिटर करना चाहिए और एनालाइज़ करना चाहिए अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ताकि उसको अपने रिस्क का पता चल पाए। आइडेंटिफाइज रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटजी एंड बिजनेस मॉडल। तो उसको अपने इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे ध्यान देना चाहिए, ताकि उसको अपने रिस्क का पता चले, या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अब इसके अलावा हम पढ़ेंगे ग्लोबली क्या हो रहा है रिस्क रिलेटेड। यूएस में सबसे पहले यूएस ने क्या कहा कि जो कंपनी लिस्टेड है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास, उनको अपने रिस्क को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कंपनी कौन कौन सा रिस्क फेस कर रही है जो कि लिस्टेड है सिंस 1970। डिस्क्राइब द रिस्क फेस बाय द बिजनेस। ईयू अकाउंटेंट मॉडर्नाइजेशन डायरेक्टिव 2003, उसने कहा कि कंपनी को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कौन कौन सा रिस्क फेस कर रहे हैं, कहाँ पे एनुअल और इंटरिम रिपोर्ट्स सभी कंपनी के लिए। ये था यूएस में था लिस्टेड में, और ये सभी कंपनीज के लिए। दो कंट्रीज तो इससे भी आगे चली। एक तो जर्मनी ने अपना ही रिस्क रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बना दिया, गैस 5। यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड स्टेट दैट द कंपनी शुड रिपोर्ट एटलीस्ट एनुअली ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ देयर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर। एनुअली आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या प्रोसीजर लगाए हुए हैं। ये दोनों तो पूछ रहे थे कौन कौन से रिस्क फेस कर रहे हैं। अब यूके गवर्नेंस स्टैंडर्ड पूछ रहा है कि क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर लगाए हैं आपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। यूके corporate governance code still goes further with more integrated approach to risk reporting, linking risk management to internal control and going concern। रिस्क मैनेजमेंट आपका इंटरनल कंट्रोल का पार्ट बन जाएगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो गोइंग कंसर्न भी सही नहीं। ग्लोबल रिपोर्टिंग, ग्लोबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आ रही है रिस्क के रिलेटेड। रिपोर्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एंड मटेरियल रिस्क फैक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिटिगेटिंग सच रिस्क फैक्टर। सबसे पहले तो जो जो रिस्क फैक्टर है वो कौन कौन से बिजनेस फेस कर रहा है उसको रिपोर्ट करो। इसके अलावा उसको आप कैसे मिटिगेट कर रहे हो वो भी रिपोर्ट करो। क्लियर कैटेगराइजेशन ऑफ रिस्क इनटू कंपनी स्पेसिफिक और जनरल इंडस्ट्री रिलेटेड। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क के बेस पे रिपोर्ट करो कि जनरल रिस्क कौन कौन से हैं और स्पेसिफिक रिस्क कौन कौन से कंपनी फेस कर रही है। ऑर्डरिंग एंड नंबर द रिस्क, मतलब नंबर ऑफ रिस्क को भी नंबरिंग करो। मतलब सबसे मेजर रिस्क क्या है, सबसे ज्यादा रिस्क कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड पे कौन सा, और कंपनी कैसे प्रायोरिटी दे रही है उनको सॉल्व करने में, ताकि इन्वेस्टर अंडरस्टैंड कर पाए रिस्क प्रायोरिटीज। मूवमेंट ऑफ द रिस्क फ्रॉम प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड शोइंग द कंटेस्टेंट कोज ऑफ सच चेंजेस। पहले आपने रिस्क रिपोर्ट करा था नंबर 2 पे, अपने वो नंबर 3 पे गया, क्यों नंबर 3 पे गया, उसके रीजंस क्या है उसको रिपोर्ट करो। रिस्क लिंकेज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है या नहीं है। इंपैक्ट ऑफ रिस्क ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैटर्स, जो रिस्क है उसको फाइनेंशियली क्या इंपैक्ट हो रहा है, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल है कि कंपनी के पैसे जा रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल है कंपनी का कोई रेपुटेशनल डैमेज तो नहीं हो रहा। इंडिकेटिव रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी, रिस्क एपेटाइट बताओ कंपनी कितनी रिस्क एपेटाइट मान के चल रही है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस वैलिडिटी क्या है। स्ट्रेस एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस स्पेसिफिक सिनेरियो लाइक बैक लिंकिंग बैक टू प्रिंसिपल रिस्क फैक्टर्स। सिनेरियो एनालिसिस भी बताओ कि मतलब तुमने वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना रिस्क प्रिडिक्ट किया है, बेस्ट केस में कितना है, मोस्ट लाइकली में कितना है। तो ये कुछ रिपोर्टिंग, सबसे पहले आप रिपोर्ट करते हो कि क्या प्रिंसिपल रिस्क फैक्टर्स हैं और कैसे मिटिगेट कर रहे हो। रिस्क की कैटेगरीज क्या क्या है अलग अलग, जनरल क्या स्पेसिफिक क्या। ऑर्डरिंग करो, नंबर बताओ ताकि इन्वेस्टर को प्रायोरिटी पता चले रिस्क की। मूवमेंट ऑफ रिस्क, पहले चेंज कोई प्रायोरिटी चेंज हुई है तो उसके रीजंस बताओ। रिस्क लिंकेज टू फाइनेंस, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इम्पैक्ट तो नहीं है या नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो नहीं है। रिस्क एपेटाइट भी बताओ कि आपके रिस्क एपेटाइट कितना है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पे कितना इम्पैक्ट है उसका। और अलग अलग सिनेरियो में रिस्क बताओ, मोस्ट लाइकली में क्या है, उसमें बेस्ट के सिनेरियो में क्या है और वर्स्ट के सिनेरियो में। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं ग्लोबली क्या हो रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में सेबी की रेगुलेशंस लगती हैं, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। उसने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं डायरेक्टर्स की। सबसे पहले इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ द लिस्टेड अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ कंट्रोल। मतलब कि एंटिटी के पास एप्रोप्रिएट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए जो कि डिटेक्ट करे सारे के सारे रिस्क। उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट भी होना चाहिए ताकि कोई रिस्क बचे ना। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल ensure that while encouraging positive thinking these do not result in over optimism that lead to significant risk। हाँ, बोर्ड को तो पॉजिटिव थिंकिंग एनकरेज करनी चाहिए कि हम हाँ रिस्क को कवर कर लेंगे, पॉजिटिव टॉक करो, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये इंश्योर करना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग ओवरस्टेप ना हो जाए। मतलब सॉरी मतलब बोर्ड को पॉजिटिव थिंकिंग देना चाहिए लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए कि ओवर मतलब अजम्पशंस ही बोलने लग जाओ और इस पे ध्यान ही ना दो।
तो बोर्ड को पॉजिटिव थिंकिंग को एनकरेज करनी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। दिस डू नॉट लीड टू ओवर ऑप्टिमिज्म दैट लीड टू सिग्निफिकेंट रिस्क। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल हैव एबिलिटी टू स्टेप बैक टू असिस्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट बाय चैलेंजिंग दिस असम्पशन। बोर्ड को ये नहीं बोलना चाहिए जो मैंने रिस्क स्टेटमेंट बना दिया है, जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान मैंने बना दिया बस वही रहेगा, मैं किसी की नहीं सुनने वाला। बोर्ड को स्टेप बैक करना चाहिए अगर कोई एम्प्लॉई या फिर कोई सीनियर मैनेजर क्वेश्चन कर रहा है रिस्क मैनेजमेंट को, जो एडवाइस दे रहा है, तो बोर्ड को उसके क्वेश्चन भी सुनने चाहिए। The board of directors should have ability to step back to assist executive management by challenging this assumption. Underlying strategy initiative, risk appetite, exposure, key areas of listed entity focus. कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो कंपनी के स्ट्रेटजी के रिलेटेड, स्ट्रेटजी में रिस्क जो बोर्ड ने वैल्यूएट किया वो सही नहीं है, या फिर रिस्क एपेटाइट जो बोर्ड ने वैल्यूएट किया सही नहीं है, तो उसको सुनना चाहिए। The listed entity shall lay down the procedure to inform members of board of directors about the risk assessment and minimization procedure. जो बोर्ड ने प्रोसीजर्स बनाए हैं उसके बारे में क्या मॉनिटरिंग चल रही है, क्या वो इम्प्लीमेंट हुए हैं नहीं है, तो उसको रिपोर्ट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो वो भी जरूरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी रिस्पांसिबल फॉर फ्रेमिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर स्टेट एंटिटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान ले आउट करना, और बाकी सब जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है प्रोसीजर ले डाउन, उनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है इन्फॉर्म करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी बनानी पड़ेगी, जिसके मेजॉरिटी डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होंगे और उसका चेयरमैन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कॉन्स्टिट्यूट एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ आरएम शैल बी द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एमसीक्यू में आ सकता है। मेजॉरिटी मेंबर्स का मतलब है कि लेट्स से रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में 10 मेंबर है, उसमें से 6 मेंबर मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, बाकी 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना भी हो तो भी चलेगा। और लेकिन चेयरमैन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल बी द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम क्या होगा? वो इंफॉर्मेशन प्लेस करेगी क्वार्टरली बोर्ड के पास, क्वार्टरली बेसिस पे, कि उन्होंने क्या रिस्क मैनेजमेंट देखा, कहाँ का रिस्क देखे, उसको कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, कैसे मॉनिटरिंग चल रही है। क्वार्टरली डिटेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, स्टेप टेकन बाय द मैनेजमेंट टू लिमिट द रिस्क, एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट, फॉरेन एक्सचेंज में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं उस रिस्क को कम करने के लिए। डिस्क्लोजर इन एनुअल रिपोर्ट एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड एंटिटीज एक्सेप्ट बैंक्स। ये फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल है लिस्टेड एंटिटी पे, लेकिन बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहले इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, आपकी इंडस्ट्री कैसी है वो बताओ। अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, कौन कौन से कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, कौन कौन से थ्रेट्स हैं। सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेगमेंट कैसे परफॉर्म करे, सेगमेंट रिपोर्ट तो जाती है। आउटलुक रिस्क एंड कंसर्न, कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है इनमें। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है कंपनी का, क्या वो प्रिवेंट डिटेक्ट कर पा रहा है स्टेटमेंट या नहीं, उसकी एडिक्वेसी कैसी है। डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की। Material development in human resource, industrial relations, including number of people employed, get general information, stakeholder, commodity price risk, foreign exchange risk, अलग अलग रिस्क। ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई नया एम्प्लॉय हायर करा है नहीं करा, ह्यूमन रिसोर्स कैसे चल रहा है, एम्प्लॉय की टर्नओवर रेशियो कैसी है, और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कैसे, अलग अलग रिस्क रिपोर्ट करना। तो ये फॉलोइंग ये वाले डिस्क्लोजर है जो कि एक लिस्टेड एंटिटी को रिपोर्ट करने पड़ते हैं, एक्सेप्ट बैंक्स, बैंक्स को नहीं करने। तो ये है इंडिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रखना है और वो प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट कर पाए मिसस्टेटमेंट को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पॉजिटिव थिंकिंग तो एनकरेज करना है, पर ये ध्यान रखना है कि वो ओवर ऑप्टिमिज्म ना बन जाए जिसकी वजह से रिस्क को लाइटली लिया जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एबिलिटी ऑफ स्टेप बैक होना चाहिए, दूसरों की भी सुननी चाहिए, और इसके अलावा जो भी प्रोसीजर्स होंगे वो बोर्ड को रिपोर्ट करें, और बोर्ड बनाएगा सारे के सारे प्रोसीजर्स। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो कि बोर्ड अपॉइंट करता है, जिसमें मेजॉरिटी मेंबर बोर्ड के होते हैं, चेयरमैन भी बोर्ड का होता है। इसका काम होता है क्वार्टरली रिपोर्ट देना बोर्ड्स को कि उन्होंने क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया और उसको कैसे मिटिगेट किया, और ये सब डिस्क्लोजर्स देना लिस्टेड एंटिटी को एक्सेप्ट बैंक्स। तो ये था कंप्लीट रिस्क रिपोर्टिंग। दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 6 रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिस्क रिपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।